Hello students, how are you? I think you all are fine at your homes friends. In our previous videos, determinants part first, second and third, we learned about number first determiner, that is article, and in article we learned the most important rules and regulations of definite and indefinite articles. Friends, in today's video we are going to learn about number second demonstrative determinants, number third possessive determinants and number four distributive determinants. As we have cleared the first determinants article, so now I am writing here number second demonstrative determinants. आज सबसे पहले जिस डिटरमिनर को हम पढ़ने वाले हैं कौन सा डिटरमिनर है, देखें डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। और अब बात आती है कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो देखें दिस दैट these and those are demonstrative determinants। कौन कौन से डिटरमिनर्स डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं, देखें दिस दैट दिस एंड दोज। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इन सभी डिटरमिनर्स का डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स का यूज एक सेंटेंस के अंदर किस मीनिंग के आधार पर किया जाता है, तो देखें दे आर यूज्ड टू शो a signal towards one or more than one thing। इनका यूज किस लिए किया जाता है, इनका यूज सिग्नल को, एक संकेत को, एक इशारे को बताने के लिए, क्योंकि देखो इस डिटरमिनर्स का नाम भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेत करना। जैसे कि इसके नाम से भी पता चल गया कि ये डिटरमिनर्स किसको बताती है, एक संकेत को बताती हैं। तो क्या लिखा मैंने, दे आर यूज्ड टू शो अ सिग्नल। ये जो डिटरमिनर्स हैं ये एक सिग्नल को शो करने के लिए, एक संकेत को शो करने के लिए यूज की जाती हैं। और किसकी तरफ, टुवार्ड्स वन और मोर देन वन थिंग, कि एक वस्तु या एक से ज़्यादा वस्तुओं की तरफ ये जो डिटरमिनर्स हैं दिस दैट दीज एंड दोज, इनका यूज एक संकेत करने के लिए किया जाता है, एक इशारा करने के लिए किया जाता है। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। अब बात करते हैं, इनको अलग अलग हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए दिस एंड दीज। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि दिस दैट दीज एंड दोज का यूज एक सेंटेंस के अंदर कैसे किया जाता है और कैसे नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। तो देखें दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर नियरेस्ट। इसको शॉर्ट में मैंने लिखा है, क्या मतलब हुआ, दिस और जो दीज है इसका यूज जो पास की चीजें हैं, पास की वस्तुएं हैं, उनके लिए किया जाता है। किसका, दिस और दीज का। अब आगे बढ़ते हैं, देखें दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर फार। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, दैट और दोज का जो यूज किया जाता है सेंटेंस के अंदर वो किसके लिए किया जाता है, दूर की वस्तुओं के लिए किया जाता है, जो हमसे क्या हो, दूरी पर हो, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा, दैट और दोज का यूज किया जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, दिस का मतलब क्या होता है, यह है, दीज का मतलब क्या होते हैं, ये, अंडरस्टैंड, दैट का मतलब क्या होता है, वह, दोज का मतलब क्या होते हैं, वे। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा आगे और हम पढ़ लेते हैं, दिस एंड
that are used for singular। क्या मतलब हुआ कि जो दिस यह है और दैट जिसका मतलब वह है, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? सिंगुलर थिंग के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। और इन्हीं के ऑपोजिट देखें, दीज एंड दोज आर यूज्ड फॉर प्लूरल। देख स्टूडेंट्स, दी जिसका मतलब क्या होता है? ये, जो कि नजदीक के लिए। दो जिसका मतलब क्या होता है? वे, जो किसके लिए यूज किया जाता है? दूर की वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का ही यूज किसके साथ किया जाता है? प्लूरल के साथ किया जाता है, मतलब प्लूरल थिंग्स के साथ, प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, जो गिनने में क्या हो? एक से ज्यादा। स्टूडेंट्स, हमने क्या सीखा? दिस एंड दीज का जो यूज होता है वो नियरेस्ट चीजों के लिए होता है। दैट एंड दोज का जो यूज होता है वो दूर की चीजों के लिए होता है। और इसी के साथ साथ ये भी पता लगाया कि दिस एंड दैट, यह और वह, ये जो डिटरमिनर्स हैं इनका यूजेस किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, जो गिनती में क्या होता है? एक होता है। और बात आती है किसकी? दीज एंड दोज की। तो दीज मतलब ये, दोज मतलब वे, और दूर की चीजों के लिए दोज का यूज होता है, और नजदीक की चीजों के लिए किसका यूज होता है? दीज का यूज होता है। लेकिन इनका यूज किसके साथ किया जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। ऐसे नाउन जो गिनती में क्या हो? एक से ज्यादा। अब इन्हीं को समझने के लिए कुछ एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, दिस कार इज गोल्डन कलर्ड। बिल्कुल इजी है इनको समझना। अब दिस मतलब यह है, सपोज करें कि एक कार बिल्कुल मेरे पास खड़ी और मैंने कहा कि इस कार का जो रंग है वो कैसा है? गोल्डन कलर है। तो मैंने क्या लिखा? दिस कार इज गोल्डन कलर्ड। क्लियर? कार, लेकिन कौन सी? ये कार। मैंने क्या बोला? कार, लेकिन कौन सी? ये कार गोल्डन कलर्ड है। यह कार गोल्डन कलर्ड है। अब यह संकेत यहाँ पर दिख रहा है, और इसी संकेत को बताने के लिए कौन से डिटरमिनर का यूज किया? दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर का यूज किया गया है। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल हम और ले लेते हैं। ये था नजदीक के लिए, और दूसरा हम ले लेते हैं जैसे दैट। दैट कार इज सो नाइस। मैंने कहा कि वह जो कार थोड़ी सी दूरी पर है, मुझसे क्या है? थोड़ी सी दूरी पर है। और मैंने देखा कि कार देखने में कैसे लग रही है? काफी अच्छी, काफी नाइस लग रही है। तो मैंने क्या बोला? दैट कार इज सो नाइस। कि वह कार जो थोड़ी सी दूरी पर है वो कैसे? काफी नाइस है, दिखने में क्या लग रही है? काफी अच्छी और वंडरफुल नजर आ रही है। अंडरस्टैंड? तो मैं क्या बोलूंगा? दैट कार इज सो नाइस। अब दूरी पर है, एक है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या लगा दिया? दैट। और मैंने बताया कि वह कार क्या है? काफी नाइस है, काफी अच्छी है, लेकिन कहां पर? थोड़ी सी दूरी पर। क्लियर? अब बात करते हैं, अगला जो डिटरमिनर है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, वो आता है क्या? दीज। अब एक और नजदीक हो तो उसके लिए तो हम किसका यूज करेंगे? दिस का। लेकिन एक से ज्यादा और कहाँ हो? नजदीक, तो किसका यूज करेंगे हम? दीज का यूज करेंगे। देखें यहां पर कैसे हम यूज करेंगे? दीज कार्स। अब देखो वहां पर था कार, यहां भी कार, यहां पर क्या लग गया? कार्स। इट मीन्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो गिनने में क्या हो? एक से ज्यादा। दीज कार्स आर माइन। समझो कि मेरे आसपास काफी कार्स हैं, 2, 3, 4 काफी कार्स हैं, और मैं बोलता हूँ सारी कार जो एक से ज्यादा है वो किसकी है? मेरी है। तो इनके लिए किसका यूज किया जाएगा? दीज का यूज किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4, दोज। और दोज क्या है? एक से ज्यादा लेकिन दूरी के लिए। एक से ज्यादा लेकिन दूरी के लिए, तो किसका यूज किया जाएगा? दोज का यूज किया जाएगा। और यहां पर भी हम करते हैं यूज। देखिए, दोज कार्स आर योर्स। और इसमें हमने बताया कि वे जो कारें हैं जो एक से ज्यादा है, काफी हैं। अंडरस्टैंड? 3, 4, 5 जो एक से ज्यादा और काफी हैं, और हमसे क्या है? दूरी पर है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। और मैंने बोला, क्या बोला? देखें,
दोज कार्स आर योर्स, कि वे कार जो थोड़ी सी दूरी पर है वो किसकी है? तुम्हारी है। किसकी है? तुम्हारी। और सपोज करो कि ऐसा हमें कोई बोले कि वो कार्स जो थोड़ी सी दूरी पर वो सारी की सारी किसकी हैं? आपके हैं। तो हमारा मन क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। भाई सभी को तो छोड़ो, बस मेरे को तो क्या दे दो? एक कार दे दो और उससे मेरा काम चल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स इसमें हमने क्या पढ़ा? दिस, दैट, दीज एंड दोज, और इनका यूज किसके लिए किया जाता है? संकेत करने के लिए, एक सिग्नल करने के लिए किया जाता है। दिस एंड दैट का यूज सिंगुलर नाउन के साथ, दीज एंड दोज का यूज किसके साथ किया जाता है? प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। क्लियर? मेरे को लगता है कि बार बार मैंने इसको अभी आपको समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में? पॉजिटिव डिटरमिनर्स के बारे में। स्टूडेंट्स अब अपनी जो डिटरमिनर्स आने वाली उसका नाम है पॉजिटिव डिटरमिनर्स, और मैं इसको नंबर देता हूं क्या? 3rd। पॉजिटिव डिटरमिनर्स। और स्टूडेंट्स सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऐसे डिटरमिनर्स कौन से हैं जिनको हम क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव डिटरमिनर्स बोल सकते हैं। और बात आएगी फिर क्या कि इनको पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्यों बोला जाता है, क्या मीनिंग है इनका, जिस मीनिंग के आधार पर एक सेंटेंस के अंदर यूज की जाती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्या होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, माय, हिज, हर, योर, our, their, etc. are possessive डिटरमिनर्स। क्या बोलते हैं इनको? पॉजिटिव डिटरमिनर्स बोलते हैं। और वो कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं? हमने लिखा है यहाँ पर माय, मेरा, हिज, उसका लेकिन मेल के लिए, हर, उसका लेकिन फीमेल के लिए, योर, तुम्हारा, आवर, हमारा, देयर, उनका। अंडरस्टैंड? ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं वो कौन से डिटरमिनर्स हैं? पॉजिटिव डिटरमिनर्स हैं। और ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स, और ये पॉजिटिव डिटरमिनर्स कब कहलाएंगे? जब इन सब का यूज किससे पहले हो? किसी नाउन से पहले हो। और स्टूडेंट्स इनका यूज सिंगुलर या प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। अब देखें यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे कि ऐसे जो डिटरमिनर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर लिखा माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, इनको पॉजिटिव डिटरमिनर्स क्यों बोला जाता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, दे आर used to show possession or ownership towards one or more than वन थिंग। क्लियर? तो स्टूडेंट्स इन डिटरमिनर्स का यूज एक सेंटेंस के लिए किस मीनिंग के आधार पर, किस अर्थ के आधार पर किया जाता है वो मैंने लिखा है। तो देखिए, दे आर यूज टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। ये जो डिटरमिनर्स हैं सारी के सारी, इनका यूज एक सेंटेंस के अंदर किसके लिए किया जाता है? पोजेशन को शो करने के लिए, अपने पोजेशन को, अपने संबंध को, अपने अधिकार को, या ओनरशिप, मालिकाना हक है, इसको शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इन सभी डिटरमिनर्स का यूज किया जाता है। और किसके प्रति? टुवर्ड्स वन और मोर देन वन थिंग, एक वस्तु या एक से ज्यादा। कि मैंने बताया इनका यूजेज एक सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन दोनों के साथ किया जाता है। क्लियर? देखिए अब हम इसी पॉजिटिव डिटरमिनर्स के जो वर्ड्स हैं माय, हिज, हर, योर, आवर, देयर, एक्सेट्रा, इनके एग्जाम्पल्स हम लिखते हैं और एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, माय फादर इज अ डॉक्टर। क्या लिखा? माय फादर इज अ डॉक्टर, कि मेरे पिता क्या एक
डॉक्टर। किसके पिता? मेरे पिता। तो मेरा संबंध है किसके साथ? मेरे पिता के साथ। और क्या संबंध है? एक बेटे और पिता का संबंध है। क्लियर? तो उस संबंध को दिखाने के लिए, उस पोजीशन को दिखाने के लिए किसका यूज किया गया? यहाँ पर माई वर्ड का यूज किया गया। और किससे पहले? एक नाउन से पहले। तो स्टूडेंट और किससे पहले? एक नाउन से पहले। और वो नाउन क्या है? फादर। तो यहाँ पर जो माई वर्ड है ये फादर के प्रति किसको दिखा रहा है? पोजीशन को दिखा रहा है। इसलिए ये जो माई वर्ड वो क्या कहलाएगा? पोजेसिव डिटरमिनर कहलाएगा। और क्या बोला कि मेरे फादर एक डॉक्टर है, मेरे पिता एक डॉक्टर है। क्लियर? अब आगे देखते हैं नंबर सेकंड को। और नंबर सेकंड में लेता हूं क्या? हिज हाउस इज सो नाइस। और यहां पर हमने हिज के साथ क्या लगा दिया? हाउस। हाउस तो है लेकिन किसका? उसका, हिज का। अंडरस्टैंड? हाउस है लेकिन किसका? उसका, हिज का। और हिज का एक पोजीशन, एक ओनरशिप है किसके ऊपर? उसके हाउस के ऊपर। और उसके हाउस का मालिक कौन होने वाला है? हिज होने वाला है। तो यहाँ पर किसको बताया? पोजीशन को और ओनरशिप को बताया। और इसी को बताने के लिए ऐसे डिटरमिनर वर्ड्स का यूज किया जाता है। क्लियर? तो क्या है सेंटेंस? हिज हाउस इज सो नाइस। उसका घर काफी सुंदर है, काफी अच्छा है। अंडरस्टैंड? लेकिन बात है किसका घर? उसका घर। और उसका, हिज, ये जो वर्ड है ये क्या दिखा रहा है? पोजीशन दिखा रहा है, ओनरशिप दिखा रहा है किसके ऊपर? उसके हाउस के ऊपर। क्लियर? तो यहाँ पे भी इस हिज वर्ड का यूज किसके लिए किया गया है? पोजेसिव डिटरमिनर के लिए किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब आगे देखते हैं नंबर थर्ड एग्जांपल। और इसमें हम लेते हैं क्या? हर कार इज नॉट सो बैड। अब पहले हम इस सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं। हर कार इज नॉट सो बैड, कि उसकी जो कार है वो ज्यादा खराब नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने खराब भी बता दिया लेकिन क्या पता है? ज्यादा खराब नहीं है। लेकिन आप ऐसा मत कहना किसी अपने फ्रेंड को कि आपकी ये चीज खराब तो लेकिन ज्यादा खराब नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगेगा। आते हैं फिर दोबारा किसके ऊपर? अपने इसी सेंटेंस के ऊपर। हर कार इज नॉट सो बैड, कि उसकी कार, किसकी कार? उसकी कार। किसकी कार? उसकी कार। हर की कार। अंडरस्टैंड? और क्या नहीं है? ज्यादा बुरी नहीं है। बुरी तो है लेकिन ज्यादा बुरी नहीं है। तो यहाँ पर हर जो वर्ड है इसका एक पोजीशन है, इसका एक ओनरशिप है किसके ऊपर? उसकी कार के ऊपर। और इसलिए स्टूडेंट्स ये वर्ड हर, ये क्या कहलाएगा? ये भी पोजेसिव डिटरमिनर कहलाएगा, क्योंकि ये भी एक नाउन के प्रति, एक थिंग के प्रति अपनी पोजीशन को शो कर रहा है, अपने ओनरशिप को शो कर रहा है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे हम इस वर्ड, योर वर्ड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। और देखिए यहाँ नंबर 4 में मैंने क्या लिखा? आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। तो मैसेज यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? एक नाउन है। और यहाँ पर मैंने किसका यूज कर दिया? योर का। अब सपोज करें कि आपके पास किसी का मैसेज आया हो और आपने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया कि वो मैसेज मैंने रिसीव किया या नहीं किया, तो आगे वाला जो व्यक्ति, आगे वाला जो पर्सन है, दोबारा आपसे पूछता है एक मैसेज और करके। क्या पूछता है? हैव यू रिसीव्ड माई मैसेज। और तब जब आपने फोन को उठाया और देखा कि हाँ भाई यहाँ पर तो एक मैसेज आया और पूछा भी गया हैव यू रिसीव्ड माई मैसेज, तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे? उस मैसेज के ऊपर जाएंगे जो उस व्यक्ति के द्वारा हमें भेजा गया है, और फिर हम क्या कहेंगे? यस आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स कैसे हम लिखेंगे उसको? आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज। और स्टूडेंट्स मैंने जो ये अभी पूरी कहानी आपको बताई है सिर्फ योर को समझाने के लिए। अब देखें तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये वर्ड है मैसेज, और इससे पहले किसका यूज किया गया है? योर का। योर मतलब तुम्हारा। किसका मैसेज? तुम्हारा मैसेज। किसका मैसेज? तुम्हारा मैसेज। तो योर का पोजीशन है किसके ऊपर? मैसेज के ऊपर। ये मेरा मैसेज नहीं है, किसका मैसेज है? तुम्हारा मैसेज। और इसको बताने के लिए मैं यहाँ पर क्या यूज करूंगा? योर यूज करूंगा। तो मैंने क्या कहा? आई हैव रिसीव्ड योर मैसेज, कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया। अब लेते हैं किसको? आवर को। किसको लेते हैं? आवर। और एक अच्छा सा मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिखना है, आवर इंडिया इज ग्रेट।
ये इंडिया ना मेरा है ना तुम्हारा है, ये हम सब भारतवासियों का है। और इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, आवर इंडिया इज ग्रेट। ये हमारा जो भारत है वो क्या है, महान है। हम इस देश के देशवासी हैं और हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो हमारा देश है ना मेरा है ना तुम्हारा, किसका है, हम सबका। अंडरस्टैंड, ये भावना अगर हमारे अंदर है तो रियल में हम क्या हैं, एक सच्चे देशवासी हैं, एक सच्चे कंट्री मैन है। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट मैंने क्या लिखा यहाँ पर, आवर इंडिया इज ग्रेट। क्लियर। अब बात आती है इंडिया, इंडिया किसका, हमारा। किसका इंडिया, हमारा इंडिया। इस बात को बताने के लिए, इस पोजीशन को और अपने ऑनरशिप को, अपने अधिकार को दिखाने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है, अवर का यूज किया गया। अंडरस्टैंड कि भारत तो है लेकिन किसका भारत है, हमारा भारत। और हमारा किसके ऊपर पोजीशन या ऑनरशिप में, इंडिया के ऊपर। तो इस पोजीशन को दिखाने के लिए अवर का यूज किया गया है। और अवर भी क्या है, एक पोजेसिव डिटरमिनर है। अंडरस्टैंड। अब लास्ट में चलते हैं, जो लास्ट का अपना ये वर्ड बच गया देयर, इसका एक सेंटेंस और ले लेता हूं मैं यहां पर। देखें, देयर एग्जामिनेशंस आर पोस्टपोन, कि उनके एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन क्यों, देखें, ड्यू टू कोविड-19। स्टूडेंट्स काफ़ी हताशा के साथ हम कहते हैं कि उनकी एग्जामिनेशंस रोक दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। लेकिन किसके कारण, कोविड-19 महामारी के कारण। और ऐसी महामारी की आगे सारे के सारे काम क्या हो गए, ठप हो गए, निष्क्रिय हो गए। और उन्हीं में एक काम और हो गया, जैसे कि मैंने सेंटेंस के अंदर बताया, कुछ एक जो स्टूडेंट जिनके एग्जामिनेशन अभी बचे हुए वो क्या हो गए, पोस्टपोन्ड हो गए हैं। अभी वो कब होंगे वो हमें पता नहीं है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो मैंने क्या लिखा, देयर एग्जामिनेशंस, उनके एग्जामिनेशन, आपके हमारे नहीं, किसके, उनके एग्जामिनेशंस, जिन बच्चों के एग्जामिनेशंस अभी बचे हुए हैं, पूरे नहीं हुए। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एग्जामिनेशंस या फिर एग्जाम्स के साथ जो पोजीशन है वो किसका है, देयर का, कि किसके एग्जामिनेशंस, उनके एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर पोजीशन शो हो रहा है किसका, देयर का, किसके साथ, एग्जामिनेशंस के साथ। तो यहाँ पर देयर वर्ड का भी यूज किसके लिए किया गया है, पोजेसिव डिटरमिनर्स के लिए किया गया है। और देखें, आर पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19, कि उनके एग्जामिनेशंस पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और किस बीमारी के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स अभी अभी हमने पढ़ा कौन सा, डिटरमिनर्स, पोजेसिव डिटरमिनर्स। और इतने एग्जाम्पल्स और बार बार बताने के बाद मुझे लगता है कि आप इस डिटरमिनर्स को अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अब बात करते हैं आज के जो लास्ट डिटरमिनर्स हैं, जो होने वाले कौन से डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। और अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आते हैं और अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। और स्टूडेंट्स बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स हम किन को बोल सकते हैं, कौन से वर्ड्स को बोल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, ईच एवरी ईदर नीदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। तो स्टूडेंट्स इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स बोलते हैं। और वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, देखें, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। क्लियर। अब आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि इन डिटरमिनर्स का यूज एक सेंटेंस के अंदर किस वे के आधार पर, किस मीनिंग के आधार पर किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, दे आर यूज्ड स्पीक about each and every single member
ऑफ अ ग्रुप। सपोज करें कि एक ग्रुप है, क्लास का, फैमिली का, अंडरस्टैंड, आर्मी का, काफ़ी जो ग्रुप्स होते हैं उनमें से कोई एक ग्रुप है और हर एक व्यक्ति के बारे में बताया जाए, हर एक पर्सन के बारे में बताया जाए, किनमें से एक ग्रुप में से हर एक प्रत्येक के बारे में बताया जाए, तो किसका यूज किया जाएगा? इनडिटरमिनस, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इन सभी वर्ड्स का यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इन सभी डिटरमिनर्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं और आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पर समझें ताकि सारी बातें आपको समझ में आए। अंडरस्टैंड? तो देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो वर्ड लिया वो क्या है? ईच इज यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी in, to or more than two। क्लियर? कि एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर दो या दो से अधिक जितने भी पर्सन्स हैं उनमें से हर एक को, प्रत्येक को बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा? ईच, ये जो वर्ड है इसका यूज किया जाएगा। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और लिखवा रहा हूं, उसको देखें आप। इट इज यूज्ड, it is used for certain number। जिस ग्रुप की बात हो रही है उसके अंदर कितने व्यक्तियों की बात होगी, कितनी चीज़ों की बात होगी, उनकी क्या संख्या होगी, वो संख्या क्या होगी? सर्टेन होगी। तो सिर्फ सर्टेन नंबर के लिए किसका यूज किया जाएगा? ईच, जो ये वर्ड है डिटरमिनर है, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव, इसका यूज किया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैं लेता हूं। ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन माई क्लास। कि ये क्लास होती है उसमें कोई एक ही स्टूडेंट थोड़ी ना होता है, एक से ज़्यादा होते हैं, 20, 30, 35। अंडरस्टैंड? इतने स्टूडेंट्स हैं और उसमें से हर एक स्टूडेंट क्या है? क्या है? प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पर 30-35 को बताया, लेकिन 30-35 में हर एक को बताया और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ईच, जो वर्ड डिटरमिनर है इसका यूज किया जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें, अब मैंने इसके साथ एक चीज और लिखवाई थी, क्या? इट इज यूज फॉर सर्टेन नंबर। क्लास के अंदर 30, 35, 40, 45 इतने स्टूडेंट्स हो सकते हैं और ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? सर्टेन नंबर हैं। 30, 35, 40 जो नंबर है उनको हम गिन सकते हैं। अंडरस्टैंड? और उनमें से हर एक को, प्रत्येक को बताने के लिए किसका यूज किया? हमने ईच का यूज किया है। देखिए ईच स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन माई क्लास, कि मेरे क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट हैं जो कि सर्टेन नंबर है और उनमें से हर एक बच्चा क्या है? वो प्रेजेंट है। ऐसे अर्थ के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इस डिटरमिनर का यूज किया जाएगा, ईच डिटरमिनर का यूज किया जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टूडेंट जो सिंगुलर नाउन है इसके साथ हमने ईच वर्ड डिटरमिनर का यूज किया है, लेकिन अब इसी वर्ड का यूज मैं किसके साथ करने वाला हूँ? प्लूरल नाउन के साथ करने वाला हूँ। लेकिन इस बात का ध्यान दें, जितने भी ये डिटरमिनर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स, इनके साथ सेंटेंस के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, चाहे इनका यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाए या फिर प्लूरल नाउन के साथ किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? क्योंकि एक ग्रुप होता है और ग्रुप में से हर एक, प्रत्येक मतलब एक, तो एक क्या हो गया? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। अंडरस्टैंड? अब नाउन के साथ चाहे सिंगुलर लगे या फिर प्लूरल लगे, लेकिन वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज हो सकता है दो या दो से अधिक। अंडरस्टैंड? इज गुड क्रिकेटर, कि ग्रुप है बॉयज का और उसमें से हर एक, प्रत्येक क्या है? एक अच्छा क्रिकेटर है। इसको बताने के लिए किसका यूज किया गया? ईच का यूज किया गया कि बॉयज का एक ग्रुप है और वो क्या है? सर्टेन है। वो क्या है? सर्टेन। अंडरस्टैंड? और उसमें से हर एक, प्रत्येक वो क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी, किसका? क्रिकेट का। इसको बताने के लिए हमने सेंटेंस के अंदर ईच जो वर्ड है इसका यूज किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो ये वर्ड
ईच है इसका यूज ईच एंड एवरी को बताने के लिए क्या आता है, और किसके लिए, दो या दो से अधिक, लेकिन वो क्या होना चाहिए, नंबर सर्टेन होना चाहिए। नाउन का वो जो नंबर है, जो संख्या, वो क्या होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, अनिश्चित नहीं होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से गिन सकें। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं किसके बारे में, एवरी के बारे में। और देखने में आपको एवरी भी क्या लग रहा है, एक जैसा लग रहा है। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रत्येक, और ईच जो वर्ड है इसका भी मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। देखिए स्टूडेंट, लेकिन जो एवरी वो किससे अलग है, ईच से अलग है। क्लियर। अब यही बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसी बात जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, एवरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर ईच एंड एवरी but more than 2। क्या समझे हम, एवरी इज ऑल्सो यूज फॉर ईच एंड एवरी बट मोर देन 2। क्लियर, कि एवरी का यूज भी किस सेंस के लिए किया जाता है, ईच एंड एवरी के सेंस के लिए किया जाता है। ये तो सिमिलरिटी होगी किसके अंदर, ईच एंड एवरी के अंदर। अब डिफरेंस क्या है, देखिए, बट मोर देन 2, कि ईच का यूज तो हमने दो या दो से अधिक के लिए किया गया था, और यहाँ पे एवरी का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं, मोर देन 2, मतलब दो के लिए नहीं, मोर देन 2, और 2 से वो कितने भी हो सकते हैं। क्लियर। अब एक बात और जो इसके अंदर डिफरेंस है ईच एंड एवरी के अंदर, वो आप सीखें। इट इज यूज्ड फॉर अनसर्टेन नंबर। क्लियर। इसका जो यूज किया जाता है एवरी का, ये सर्टेन नंबर के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, अनसर्टेन नंबर के लिए होता है। अंडरस्टैंड। और किसके लिए, दो से अधिक के लिए। क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल के थ्रू हम इन सभी बातों को समझते हैं जो किससे रिलेटेड है, एवरी से। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रखता हूँ, क्या, एवरी पर्सन believes that the sun rises in the east। कि संसार का हर एक व्यक्ति ये विश्वास करता है कि जो सूर्य वो कहाँ से उदित होता है, ईस्ट जो डायरेक्शन है वहां से उदित होता है। संसार के अंदर कितने व्यक्ति होंगे, क्या उनको गिन पाना एकदम से संभव है, इम्पॉसिबल सा, असंभव सा हमें नजर आता है। और इसी अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, एवरी का यूज किया जाता है। जो नंबर होगा वो क्या होगा, अनसर्टेन होगा। क्लियर। दिस सब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम एवरी को प्लूरल नाउन के साथ यूज करने वाले हैं। कैसे, एवरी अर्थलिंग्स नीड्स वाटर। कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव हैं, अंडरस्टैंड, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, जितने भी जीव हैं उनको किसकी आवश्यकता है, वाटर की आवश्यकता है। लेकिन बात हो रही जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएचर्स, जिनको गिन पाना क्या लग रहा है, असंभव लग रहा है। और इसी अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए एवरी का यूज यहाँ पर किसके साथ हुआ है, प्लूरल नाउन के साथ हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या, लेकिन उनमें से किसकी बात कर रहा है, वो प्रत्येक, हर एक की बात कर रहा है। तो किसका यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब नीड्स का यूज किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला, एवरी अर्थलिंग्स नीड्स वाटर। कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको क्या चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा। लेकिन कितने क्रिएचर्स होंगे इस अर्थ के ऊपर, बहुत ज़्यादा, जिनको गिन पाना क्या होगा, असंभव। और असंभव अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए एवरी का यूज किया जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे किसको, ईदर को और फिर नीदर को। क्लियर। दिस सेंस अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ईदर के बारे में। और ईदर का यूज एक सेंटेंस के अंदर कैसे किया जाता है वो बताने वाला हूँ। ईदर इज यूज्ड फॉर वन इन टू। कि दो में से कोई दो थिंग्स होंगे और दो में से कोई एक होगा, इस मीनिंग को बताने के लिए किसका यूज किया जाएगा,
ईदर का यूज किया जाएगा। और एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, ईदर पेन इज रेड, कि दो पेन होंगे और दो पेन में से ये मेरी सर्टेनिटी है, ये मेरा विश्वास है कि एक पेन क्या होगा, रेड होगा। क्लियर? तो दो में से कोई एक होगा। यूज फॉर वन इन टू, दो है, दो में से क्या होगा, एक होगा। इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, ईदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर का यूज किया जाएगा। अब इसको जो सेकंड एग्जांपल के अंदर हम प्लूरल नाउन के साथ यूज कर लेते हैं। देखें, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, कि दो स्टूडेंट्स हैं और दो में से एक क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। इस पॉजिटिविटी को बताने के लिए किसका यूज किया हमने यहाँ पर, ईदर और किसके साथ, प्लूरल नाउन के साथ। लेकिन वर्ब हमेशा कौन सी आएगी, सिंगुलर। किसका यूज किया मैंने, इज का। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आने वाला जो अपना डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर है उसका नाम क्या है, नीदर। क्या नाम है उसका, नीदर। और अब नीदर को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नीदर इज यूज्ड फॉर नन इन टू, कि कोई दो चीजें और दो में से कोई एक भी नहीं होगा। दो चीजें दो में से कोई एक भी नहीं होगा तो क्या है यहाँ पर, नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट को यहाँ पर बता रहा है कि दो में से कोई एक भी नहीं होगा। ऐसे सेंस को यहाँ पर बताया तो किसका यूज किया जाएगा, नीदर वर्ड का डिटरमिनर के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर के रूप में यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल देखें यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, नीदर कार इज माइन, कि मेरे सामने दो कार हैं और मुझे अफसोस है कि दो में से एक भी मेरी नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है। ऐसा भाव आता है कि दो कार और उसमें से एक भी मेरी नहीं है। अंडरस्टैंड? तो किसका यूज किया जाएगा, नीदर का यूज किया जाएगा। क्लियर? दो में से एक भी नहीं है। अंडरस्टैंड? इस सेंस के लिए नीदर जो हमारा डिटरमिनर है उसका यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर कार क्या है, सिंगुलर। और देखिए स्टूडेंट्स, नीदर का यूज भी प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ कर सकते हैं। देखें एग्जाम्पल के अंदर कैसे हम इसका यूज करेंगे, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ। नीदर ऑफ देम, नीदर ऑफ देम इज माई फ्रेंड, कि वो दोनों में से कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है। दोनों ही मुझे क्या करते हैं, तंग करते हैं, इसलिए वो मुझे तंग करते हैं तो वो मेरे क्या नहीं हो सकते, मित्र नहीं हो सकते। क्लियर? अंडरस्टैंड? तो दो हैं और दोनों में से कोई भी मेरा मित्र नहीं है। इसके लिए किसका यूज किया जाएगा, नीदर का यूज किया जाएगा। और देम यहाँ पर क्या है, प्लूरल प्रोनाउन। अंडरस्टैंड? आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे, नीदर ऑफ दी बॉयज इज माई फ्रेंड, कि दो लड़के और दोनों लड़कों में से कोई भी मेरा मित्र नहीं है। अब हमने यहाँ पर सीखा कि नीदर का, ईदर का, ईच एंड एवरी का यूज यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के रूप में किया है। और ये एक ग्रुप में से हर एक सिंगल मेंबर के बारे में बताते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है जितने भी वीडियोस हमने डिटरमिनर्स टॉपिक की बनाई है उसके अंदर सब कुछ आपको समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, अभी जो अपना टॉपिक है डिटरमिनर्स ये खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने यहाँ पर दो डिटरमिनर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिफायर्स और नंबर लास्ट जो 6 है वो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स के बारे में। तब जाकर ये अपना पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो फिर हम दोबारा मिलते हैं और उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्वांटिफाइड डिटरमिनर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर ऐसी बात है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो आज का वीडियो है या बाकी जितने भी वीडियो उनको लाइक करें, शेयर करें। गुड बाय, गुड लक।